बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज के डिस्कशन के अंदर रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो भाई बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल मेथड के ज़रिए ही जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, यानी इसके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। आपकी ओल्ड बुक के अंदर सिर्फ एक ही मोड मौजूद था जिसका नाम बाइनरी फिशन था, लेकिन अभी जो न्यू बुक आई है इसके अंदर इन्होंने दो और मोड भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एक है कॉनिडिया और दूसरा है बडिंग। हालांकि ये जो कॉनिडिया और जो बडिंग है ये वेल नोन एसेक्सुअल मेथड होते हैं किसके अंदर, फंजाई के अंदर। जब मैं अगला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा जो कि फंजाई का है तो उसमें भी आपको इनकी डिटेल ज़रूर मिलेगी। खैर, हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर ये किस तरह से जो है वो काम करते हैं। सबसे जो पहला मोड है हमारे पास वो है बाइनरी फिजन का। सबसे आसान और सबसे फास्ट मोड होता है ये बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन का, और मोस्टली हमारे पास जो 99% बैक्टीरिया हैं वो इस तरह से बाइनरी फिजन करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक सिंपल सा बैक्टीरिया का आपको ये सेल नज़र आ रहा है। सबसे पहले ये थोड़ा सा ग्रो करता है, अपने डीएनए को फिर क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद इस तरह से एक बड़ी अच्छी खासी साइज रिटेन कर लेगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, अपने न्यूक्लियर मटेरियल को, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करेगा, और फिर साइटोप्लाज्म में एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन आएगी, एक छोटा सा कट आएगा, और इस तरह से ये दो सेल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, द मोस्ट इजीएस्ट एंड द मोस्ट फास्टेस्ट वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही फास्ट मोड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। बहुत सिंपल सा मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें एक सिंगल सेल जो है वो दो इक्वल सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। होता क्या है, इसमें सबसे पहले सेल ग्रो करेगा, बड़ा होगा, एक साइज रिटेन करेगा, उसके बाद अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा, अपने डीएनए को डबल करेगा, फिर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल मिडल में आएगी। इसे साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज भी कहा जाता है, जिसकी मदद से जो एक सेल है वो आपका स्प्लिट हो जाएगा दो इक्वल सेल्स के अंदर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो 20 से 30 मिनट लेता है। अब आप खुद सोचें कि आपकी बॉडी के अंदर मिलियन ट्रिलियंस के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं वो 20 से 30 मिनट में अगर ये बाइनरी फिशन करें तो उनकी अमाउंट कितनी हो सकती है। और अगर मैं ये तो खैर एक नॉर्मल बैक्टीरिया का मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं यानी कि जो बेनिफिशियल होते हैं। एक अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया की हम बात करें तो हाउ इट कैन डैमेज टू यू, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना आपको डैमेज दे सकते हैं। खैर, दूसरा जो मोड है रिप्रोडक्शन का वो है कॉनिडिया। बहुत आसान सा है, आपने याद रखना है इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन है ना ये ज़्यादातर उन बैक्टीरिया में पाई जाती है जो फ्लेमेंटेनियस होते हैं, यानी जो फ्लेमेंट बनाते हैं, जैसे साइनो बैक्टीरिया वगैरह इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं ना, फ्लेमेंट बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, इस तरह से इनके फ्लेमेंट बने हुए होते हैं, इनको कहा जाता है फ्लेमेंटेनियस बैक्टीरिया। ये आपके फ्लेमेंटेनियस बैक्टीरिया कहलाते हैं इस तरह के। अच्छा, इनके अंदर क्या होता है कि जब भी इनको रिप्रोडक्शन करनी होती है तो यहाँ से कुछ खास ब्रांचेस निकलती हैं इस तरह से, जैसे मैंने ये एक ब्रांच निकाली है। इस ब्रांच को कहा जाता है कोनिडियोफोर्स। इस इमेज के अंदर आप देखें ये इसका एक फ्लेमेंट है, और इस फ्लेमेंट के ऊपर सबसे पहले इसने ये खास ब्रांच बनाई है। इस ब्रांच को कहा जाता है कोनिडियोफोर। बहुत सारी होती है तो कोनिडियोफोर्स हम कहते हैं। फिर होता यह है कि इन कोनिडियोफोर्स की टिप पे, बिल्कुल एपेक्स पे, चोटी पे क्या होता है, स्पोर बनते हैं इस तरह से चेन की फॉर्म में, और इन स्पोर्स को क्या कहा जाता है, कोनिडिया कहा जाता है। जब ये स्पोर्स समझते हैं कि अब हम पेरेंट की बॉडी से अगर अलग हो गए फिर भी हम सरवाइव कर लेंगे, बाहर कंडीशन फेवरेबल है, तो पेरेंट की बॉडी से अलग होते हैं और हर कोनिडिया बड़ा होकर दोबारा क्या बना लेता है, बैक्टीरियल फिलामेंट बना लेता है। फिर उस बैक्टीरियल फिलामेंट से ये ब्रांच निकलेगी और फिर उस ब्रांच के ऊपर दोबारा स्पोर बनेंगे जिसका नाम कोनिडिया है। फिर ये कोनिडिया जब देखेंगे बाहर कंडीशन फेवरेबल है, पेरेंट की बॉडी से हट जाएंगे, दोबारा से फिलामेंट बैक्टीरिया बना लेंगे। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज कोनिडिया, या इसे कोनिडिया फॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस टाइप की रिप्रोडक्शन के अंदर छोटे स्पोर्स बनते हैं बिल्कुल एपेक्स पे, चोटी पे, चेन की फॉर्म में, जिन्हें हम कोनिडिया कहते हैं। और जो पार्ट है फिलामेंट का जो कि इन कोनिडिया को बर्दाश्त करता है, इन कोनिडिया को पकड़ के रखता है, उसे कोनिडियोफोर कहते हैं। जिस तरह से स्पोर जो है वो मैच्योर होते हैं तो अपने पेरेंट की बॉडी से क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं जब देखते हैं एनवायरनमेंट फेवरेबल है, और दोबारा से नया बैक्टीरियम बना लेते हैं फ्लेमेंटेनियस, फिर दोबारा कोनिडियोफोर और कोनिडिया, इस तरह से ये प्रोसेस इनके अंदर चलता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास रिप्रोडक्शन का मोड है बैक्टीरिया के अंदर वो बडिंग है, जो कि मोस्टली फंजाई के अंदर यीस्ट में पाया जाता है। खैर, यहाँ हाइड्रा के अंदर भी आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो बैक्टीरिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं।
इस टाइप की रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, एक छोटी सी आउट ग्रोथ निकलती है। ये आउट ग्रोथ आपको नजर आ रही है, पूरा एक बैक्टीरिया है और ये एक पूरी की जो है बैक्टीरिया की बॉडी से एक छोटी सी आउट ग्रोथ निकल रही है। इस आउट ग्रोथ को कहा जाता है बड। और ये आउट ग्रोथ क्या करती है, जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया की बॉडी में डिवाइड होता है, फिर वो जेनेटिक मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता यहाँ ट्रांसफर किया जाता है। ये आपको एक काली लाइन नजर आ रही होगी, ये बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है। तो ये इसने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर किया है। अब जब जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ गया, लेकिन स्टिल ये अपनी पेरेंट की बॉडी के साथ अटैच है। क्यों? क्योंकि ये वेट कर रहा है कि बाहर इन्वायरमेंट फेवरेबल हो, यानी मुझे न्यूट्रिएंट, पीएच, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आयंस, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें जब बैलेंस मिलेंगी तो अपनी पेरेंट की बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, हट जाएगा और दोबारा से ग्रो करके एक नया बैक्टीरिया बना लेगा। इस टाइप की रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, बडिंग कहा जाता है। बहुत आसान सा मोड है रिप्रोडक्शन का, एक छोटी सी आउट ग्रोथ डेवलप होती है जिसे हम बड कहते हैं। ये बड बड़ा होता रहता है, ग्रो करता रहता है, पूरा कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल अपने बाबा की बॉडी से ले लेता है, बैक्टीरिया की बॉडी से ले लेता है और फिर उसके बाद अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है, हट जाता है और फिर इंडिविजुअल तरीके से ग्रो करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। जो तो मुझे उम्मीद है कि ये जो तीनों मोड आप लोगों से शेयर किए गए हैं ये आप लोगों को समझ आए होंगे। अच्छा, उसके अलावा ये तो थी रिप्रोडक्शन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल होती है, बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन जब नहीं होती, यानी कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, टेम्परेचर सही नहीं है, पीएच सही नहीं है, ह्यूमिडिटी सही नहीं है, आयंस मौजूद नहीं है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं है, बैक्टीरिया भी एरोबिक है, तो वो क्या करता है, एक सर्वाइवल मेथड अडॉप्ट करता है जिसे कहा जाता है एंडोस्पोर। अब इसको लेके आपने परेशान नहीं होना, ये कोई अरबी फारसी नहीं है। इसमें जस्ट क्या होता है, देखें ये बैक्टीरिया की एक बॉडी है, सिंपल सी बॉडी होती है उसका, ये उसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे मौजूद होता है और इसका सराउंडिंग में ये साइटोप्लाज्म जो है वो इस तरह से मौजूद होता है। आपको पता है कि ये जो इसका न्यूक्लियस है या जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसको और साइटोप्लाज्म को मिला के हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि किसी भी सेल का एक लिविंग मटेरियल भी कहलाता है ना। तो होता ये है कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, जब इस बैक्टीरिया को ये पता लग जाता है कि कंडीशन अनफेवरेबल है और मैं सर्वाइव नहीं कर सकूंगा, मैं मर जाऊंगा, तो ये कहता है मरने से बेहतर है कि मैं कुछ और अडॉप्ट कर लूं। तो ये अपने प्रोटोप्लाज्म को, यानी साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को, इन जेनेटिक मटेरियल को, इन दोनों को श्रिंक कर देता है, डिहाइड्रेट करके अपने आप को, इन दोनों को श्रिंक करके अपने ऊपर 3 कवरिंग लगा लेता है। एक भी नहीं, दो भी नहीं, 3 कवरिंग लगा लेता है और इस तरह से ये एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। इस रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर को एंडोस्पोर कहा जाता है। में कोई अरबी फारसी नहीं है। अच्छा, जो इसकी पहली लेयर होगी वो क्या हो सकती है, और जो दूसरी लेयर है और जो तीसरी लेयर, मैं बताऊं टोटल 3 लेयर होती हैं। तो इनमें एक सेल वाल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है और कैप्सूल होता है। तो ये 3 लेयर होती हैं जिनको ये अपने प्रोटोप्लाज्म को श्रिंक करने के बाद ऊपर लगा देते हैं। अब ये इतना हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है कि ना तो इसके ऊपर किसी टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ना यूवी रेडिएशन का इफेक्ट होगा, ना इसको डेसिकेट यानी कि ड्राई होने का खतरा होगा, ना ही कोई एंजाइम्स इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बनाते हैं। एंडोस्पोर जो है, इसको एंडोस्पोर कहा इसलिए जाता है क्योंकि बैक्टीरिया के सेल के अंदर बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एंडोस्पोर। क्या करते हैं, दे श्रिंक देयर साइटोप्लाज्म, अपने साइटोप्लाज्म को श्रिंक करेंगे, सुकड़ जाएगा बिल्कुल। प्रोटोप्लाज्म बना, इसका जो जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है, और उसको 3 लेयर्स के अंदर कवर कर देंगे। वो 3 लेयर्स कौन सी होंगी, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन और कैप्सूल। और ये कहता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है, ना तो हाई टेम्परेचर्स को अटैक करेगा, ना यूवी रेडिएशन, ना डेसिकेशन, ना ही एंजाइम्स वगैरह। जैसे कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये एंडोस्पोर क्या करता है, पानी को अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा जब पानी मौजूद होगा, और जो इसकी वाल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। ये दोबारा एक नए सेल के अंदर डेवलप होकर अपना नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। सो दिस इज द एंडोस्पोर, दैट इज द सर्वाइवल मेथड। अच्छा, उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि एंडोस्पोर के अलावा भी दूसरी चीज़ों को प्रीफर करते हैं, यानी कि इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, वो भी समझाता हूँ। अच्छा, एंडोस्पोर ज़्यादातर कौन से बैक्टीरिया बनाते हैं, क्लोस्ट्रीडियम और दूसरा बैसिलस। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे वो पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जैसे आपके एजोबैक्टर हैं, ये सिस्ट बनाते हैं। भाई ये एजोबैक्टर लेके परेशान नहीं होना, ये मुख्तलिफ बैक्टीरियाज की ग्रुप को एक नाम दिया गया है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये एक सिस्ट बनाते हैं। अब सिस्ट किसे कहा जाता है और एंडोस्पोर किसे कहा जाता है, एंडोस्पोर की तो कहानी मैंने आपको कंप्लीट सुना दी।
होता ये है कि जब ये सिस्ट बनाते हैं तो उसमें ये क्या करते हैं, अपने सेल के अंदर बहुत सारा पानी लेते हैं और अपने उस पानी को क्या करते हैं, अपने ऊपर एक थिक वॉल बना देते हैं, ठीक है, अपने कैप्सूल को थिक कर देते हैं, सेल वॉल को थिक कर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, इस तरह से थिक कर देते हैं और इसके अंदर बहुत सारा पानी भर लेते हैं और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, सिस्ट कहा जाता है। और ये सिस्ट होता है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या है कि इस तरह की हरकत करने के बाद ये सो जाते हैं, रेस्ट करते रहते हैं, चिल प्रोग्राम लगा हुआ होता है इनका, यानी किसी भी किस्म की एक्टिविटी शो नहीं करते और जब तक शो नहीं करते जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। लेकिन इसमें और फिरेंडोस्पोर में क्या फर्क है, ये फर्क है कि इससे सिर्फ और सिर्फ ये डेसिकेशन से बच सकता है, डेसिकेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर इसने थिक लेयर बना ली है और अंदर बहुत सारा पानी जमा कर लिया है। लेकिन कुछ केमिकल्स और जो टेम्परेचर होता है ना, वो इस तरह के स्ट्रक्चर को, सर्वाइवल मेथड को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो एंडोस्पोर है वो ज़्यादा ससेप्टिबल होता है एज कम्पेयर टू द सिस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिप्रोडक्शन भी समझ आ गई होगी बैक्टीरिया के अंदर और सर्वाइवल मेथड भी समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।